आपने कभी सोचा है कि टिनोफोरास और सीलेंट्रेटास एक दूसरे से इतना मिलते जुलते क्यों हैं? यानी इन दोनों के बीच में इतनी रिजेम्बलेंस क्यों है? क्यों रिजेम्बल करते हैं एक दूसरे से इतना? आखिर एक दूसरे से इतना ही रिजेम्बल करते हैं तो इन दोनों को एक ही फाइलम में क्यों नहीं रखा गया? क्यों दोनों के बीच अलग अलग फाइलम्स बनाए गए? क्योंकि अगर देखा जाए तो टिनोफोरा और सीलेंट्रेटा काफी हद तक एक जैसे दिखाई देते हैं और काफी हद तक एक जैसे फीचर्स को शो करते हैं। अगर एक जैसे फीचर्स को शो करते हैं तो इन्हें हमने अलग अलग रखा ही क्यों? हमें क्यों जरूरत है टिनोफोरास और सीलेंट्रेटास को अलग पढ़ने की? अगर नहीं पता है तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर टिनोफोरास और सीलेंट्रेटास में सिमिलैरिटीज के साथ साथ में डिससिमिलैरिटीज क्या है जिनके बेस पर इन्हें अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया। आखिर डिवीजन जो हुआ है वो डिवीजन क्यों किया गया और इतना जरूरी क्यों था? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे फाइलम टिनोफोरा के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि फाइलम टिनोफोरा अलग क्यों है फाइलम सीलेंट्रेटा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टिनोफोरास को अलग किया गया है किसमें से? सीलेंट्रेटास में से। यानी शायद पहले सीलेंट्रेटास और टिनोफोरा को एक ही कैटेगरी में रखा गया था। एक कैटेगरी में रखने के बाद अलग करने का रीजन क्या बनता है? जब टिनोफोरास और सीलेंट्रेटास के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स एक दूसरे से इतना ही मिलते जुलते हैं तो इन्हें अलग करने के पीछे का रीजन क्या था? इन्हें अलग करने के पीछे का रीजन काफी सारी रिसर्चेस के बाद पता चला कि टिनोफोरास और सीलेंट्रेटास इन दोनों में कुछ सिमेट्रिकल डिफरेंसेस हैं, यानी सिमेट्री के बेस पर डिफरेंस आते हैं। कुछ ऐसा भी है कि जब हम रिसर्चेस कर रहे थे उस टाइम पर हमने ज्यादातर ध्यान दिया था बायलेटरल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जिनके अंदर से दो लेटरल डिविजन्स हो सकती हैं, और कुछ को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था जैसे कि ये, और उन्हीं नेग्लेक्शन की वजह से इन्हें एक टीम में रख दिया गया था। बट बाद में जो रिसर्चेस आए, बाद में जो पता किया गया, इनके डिफरेंस और सिमिलैरिटीज को पता किया गया, उसके बाद हमें ये पता चला कि टिनोफोरास और सीलेंट्रेटास में सिमेट्री का एक बहुत अच्छा रोल है। सिमेट्री के नाम तो कुछ एक हद तक मिलते जुलते हैं पर टाइप अलग अलग है। अब कैसे अलग है ये देखते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस के बाद पता चलता है कि टिनोफोरा एग्जिबिट करते हैं बायरेडियल सिमेट्री यानी ऐसी सिमेट्री जिसके अंदर कुछ इस तरह से इन्हें डिवाइड किया जाए, एक सर्कुलर प्लेन पर 4 पोर्शंस आ जाए, ठीक है, 4 पार्ट्स आ जाए। और रेडियल सिमेट्री मतलब कुछ इस तरह से सेंट्रल एक्सिस से कट करने पर सभी पार्ट्स कैसे कैसे होंगे? इक्वल हो। यानी सिमेट्री ऐसी जिसमें इक्वल हाफ आए। दोनों में ही इक्वल हाफ आ सकते हैं बट जरूरी नहीं है कि बाय रेडियल सिमेट्री में हमेशा इक्वल हाफ्स आए। बाय रेडियल सिमेट्री बहुत रेयरली शो करती है इक्वल हाफ्स को, वरना ये सिमेट्री शो करती है थोड़े से अनइक्वल हाफ्स को, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? टिनोफोरा के पास बाय रेडियल सिमेट्री है और सीलेंट्रेटास के पास रेडियल सिमेट्री है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। साथ ही साथ जब रिसर्चर्स पता कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि टिनोफोरास और सीलेंट्रेटास के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन बहुत सारे डिफरेंस भी हैं। उन डिफरेंस को बताने के लिए हमने आपके लिए लाई है एक डिफरेंस टेबल, जिससे हम पता करेंगे कि टिनोफोरास और सीलेंट्रेटास में क्या डिफरेंस है और इन्हें क्यों देखा गया ऐसा। सबसे पहले बात करते हैं सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जब बात करी जाती है सीलेंट्रेटा की, जिन्हें हम निडेरियंस भी बोलते हैं, नाइडीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, इस फाइलम के अंदर आने वाले एनिमल्स जेलीफिश है, सी एनीमोन है और सो ऑन, यानी और भी ज्यादा एनिमल्स जैसे कि एडेम्शिया हो गई और सो ऑन, ठीक। साथ ही साथ टिनोफोरा के अंदर आने वाले एनिमल्स को यानी ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं, इनका ये नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में आगे बात करेंगे जब हम टिनोफोरा को ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डिफरेंस के बारे में। दूसरा, जब इन्हें सिमेट्री के बेस पर बांटा जाए तो अभी बताया सीलेंट्रेटास के पास रेडियल सिमेट्री है और टिनोफोरास के पास बायलेटरल सिमेट्री है, बाय रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो बॉडी स्ट्रक्चर इन दोनों में ही
लगभग सेम है बट कुछ डिफरेंस है। जब सीलेंट्रेटा की बात करी गई तो सीलेंट्रेटा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो होती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, बाहर की एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। अंदर वाली कौन सी? एंडोडर्म। जब हम लोग डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड सेल लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं मीसोजीलिया। इसका प्रेजेंस डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। बट सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा की कैटेगरी में बात करी जाए तो सीलेंट्रेटा के अंदर ये मीसोजीलिया लेयर बहुत ही कम दिखाई देती है या ना के बराबर, जबकि टीनोफोरास के अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में मीसोजीलिया भी प्रेजेंट है, यानी एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ साथ में अनडिफरेंशिएटेड सेल लेयर मीसोजीलिया भी प्रेजेंट है। दूसरा डिफरेंस। तीसरी बात करते हैं नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम कैसा है? अगर बात करते हैं नर्व सिस्टम की तो सीलेंट्रेटास के पास अच्छा खासा एक नर्व सिस्टम, नर्व नेट प्रेजेंट है, यानी नर्व्स का नेटवर्क प्रेजेंट है। लेकिन बात करें टीनोफोरास की तो टीनोफोरास के पास जो नर्व नेट है वो डिफ्यूज्ड है, काफी ज्यादा गुथा मिथा है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है और एक जगह पर आकर एक खास स्ट्रक्चर बना लेता है जिसकी वजह से सारे सिग्नल्स एक जगह इकट्ठे होते हैं। बट इनके पास कोई ब्रेन नहीं होता, ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, डिफ्यूज नर्व नेट है बट ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सीलेंट्रेटास के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को, उस कैविटी का हम नाम देते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी डाइजेशन किसके थ्रू हो रहा है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के थ्रू हो रहा है। जबकि टीनोफोरास के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम? कंप्लीट, यानी इनटेक और एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग ओपनिंग्स प्रेजेंट है। इसी वजह से टीनोफोरास का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन कैसे कैसे मोड से हो रहा है? जब बात करते हैं सीलेंट्रेटा की तो सीलेंट्रेटा के अंदर आने वाले एनिमल्स सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी दोनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज किए जा रहे हैं। बट अगर बात करते हैं टीनोफोरास की तो मोस्टली इसके अंदर आने वाले एनिमल्स हैं मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। कैसे हैं? मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, सबके बारे में डिफरेंस मैं अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिक फीचर। एक यूनिक फीचर जिसकी बात करना है ऐसा कुछ, जब आप टीनोफोरा या सीलेंट्रेटा के एनिमल्स को देखो तो आपको ये कुछ ब्राइट दिखाई देंगे, थोड़े से ट्रांसपेरेंट और ब्राइट। कुछ एनिमल्स आपको ऐसे भी दिखाई देंगे जिनके अंदर आपको तरह तरह की लाइट दिखती नजर आएगी, यानी लाइट एमिट करने की फीचर्स भी इनके अंदर प्रेजेंट है। बट किसके अंदर? टीनोफोरास के अंदर। बात जब हम करते हैं टीनोफोरा फाइलम की तो इनके पास एक खास फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसा फीचर है जो सीलेंट्रेटा के अंदर बहुत रेयरली दिखाई देता है, यानी बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखाई देगा, बहुत रेयरली दिखाई देगा। लेकिन टीनोफोरास के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस यानी लाइट एमिटिंग एबिलिटी परमानेंट है, यानी कॉमन है, सबके अंदर ही कॉमन है। जितने भी टीनोफोरास के एनिमल्स आएंगे सबके अंदर क्या है? कॉमन है। जितने भी कॉमन जेलीज आपको दिखाई देंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? बायोल्यूमिनेसेंस को शो करेंगी, यानी अपनी बॉडी से लाइट को एमिट करेंगी। ठीक है, फिर एक और यूनिक फीचर था, जिस यूनिक फीचर को हम बोलते हैं, ये अपने आप को, अच्छा देखिए एनिमल्स है तो कुछ आपसे बड़े एनिमल्स भी होंगे, कुछ आपसे छोटे एनिमल्स भी होंगे, यानी कुछ एनिमल्स जो आपके शिकार लायक होंगे, जिनका शिकार आप कर सकते हो, और कुछ एनिमल्स ऐसे जो आपका शिकार कर सकते हैं, यानी प्रे और प्रेडेटर की बात कर रही हूँ। जब हम बात करते हैं प्रे और प्रेडेटर से बचने के लिए, ठीक है, यानी खुद को बचाने के लिए प्रेडेटर से, तो सीलेंट्रेटास के पास एक खास तरह के साइट्स होती है, सेल्स होती है, जिन्हें हम बोलते हैं नीडोसाइट्स, जिन्हें हम साथ साथ में बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स। ये ऐसे स्टिंगिंग सेल्स हैं जो कि काम करती हैं अपनी
अपने प्रे को कैप्चर करने में और प्रेडेटर से लड़ने में, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं सीलेंट्रेटा के चैप्टर में, यानी सीलेंट्रेटा के वीडियो में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, टीनोफोराज में नीडोसाइट्स ना होकर टीनिज और कोलोब्लास्ट होती हैं। अब टीनिज और कोलोब्लास्ट क्या है, इनके बारे में हम आगे टीनोफोरा में पढ़ने वाले हैं। आई होप इतना डिफरेंस क्लियर। क्या क्या डिफरेंस था? एग्जाम्पल के लिए हमने दोनों अलग अलग एनिमल्स को ले लिया, फिर उसके बाद सिमेट्री इनके अंदर, एक के अंदर रेडियल है, दूसरे के अंदर बायरेडियल है। एक में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है विद नो मीजोजीलिया, दूसरे में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है विद मीजोजीलिया। एक के पास नर्व नेट है, दूसरे के पास डिफ्यूज नर्व नेट है। डाइजेशन के लिए सीलेंट्रेटा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को यूज करता है और स्टीनोफोरास के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड दिखता है सीलेंट्रेटास के अंदर, पर मोस्टली हर्माफ्रोडाइटिक नेचर किसके अंदर दिखाई देगा? सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा के अंदर। और भी फाइलम्स में है, पर जब हम इन दोनों के बीच डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो टीनोफोरा के अंदर क्या आएगा? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। फिर बायोल्यूमिनेसेंस की जो एबिलिटी है वो सीलेंट्रेटास में बहुत रेयरली देखी जाएगी, जबकि टीनोफोरास के अंदर ये एबिलिटी एकदम रेयर है। ओ सॉरी, ये एबिलिटी एकदम कॉमन है। सारे जितने भी एनिमल्स होंगे टीनोफोरा के अंदर आने वाले, ये सब के सब क्या करेंगे? अपनी बॉडी से लाइट एमिट करेंगे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं टीनोफोरास के बारे में। हमने सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के बीच में डिफरेंस पता कर लिया। ये पता कर लिया कि आखिर कौन से डिफरेंस थे जिनकी वजह से इन्हें अलग कैटेगरी में रखना जरूरी था। बहुत सारे डिफरेंस हमारे सामने आए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, सिमेट्री के बेस पर, खास फीचर्स के बेस पर और सो ऑन चीजों के बेस पर जो टीनोफोरास थे उन्हें सीलेंट्रेटा से अलग कर दिया गया। यानी दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस ऐसे आए जो कि एक दूसरे से इन्हें अलग बनाते हैं, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग फाइलम में रखना जरूरी समझा गया। लेकिन इनके अंदर जो सेम फीचर्स थे उनको भी हमने नेग्लेक्ट नहीं किया है, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक टीनोफोरास और सीलेंट्रेटास एक जैसे हैं। लेकिन अगर पढ़ने के बेस पर देखा जाए, डिफरेंसेस के बेस पर देखा जाए, तो दोनों को अलग अलग फाइलम में रखने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही फैसला था। ठीक है। अब बात करते हैं टीनोफोरास के बारे में। टीनोफोरास इनका नाम क्या है, इनके बारे में क्या खास फीचर्स है और क्या क्या सिमेट्री ये एग्जिबिट करते हैं अपनी बॉडी में, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, टीनोफोरास जिन्हें कॉमनली कॉम जेलीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉम जेलीज। इन कॉम जेलीज के साथ साथ में सी वॉलनट्स भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, सर्कुलर बॉडी, इनकी बॉडी पर 8 रोज प्रेजेंट होते हैं, 4 इधर 4 पीछे की तरफ, और 2 बड़े बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टेंटिकल्स भी दिखाई देते हैं, जिनपे बहुत सारी ढेर सारी सीलियास प्रेजेंट होती है और ये ढेर सारी सीलियास इन्हें मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं। किसके लिए हेल्प करती हैं? मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं। वैसे तो सीलिया का मूवमेंट से उतना कोई खास रोल नहीं है, पर ढेर सारी सीलियास होने की वजह से यहाँ पर जो सीलिया इनकी बॉडी में प्रेजेंट है वो इन्हें लोकोमोट कराने में हेल्प करेगी, मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। ध्यान सुनिए, टीनोफोरास जिन्हें हम कॉमनली कॉम्ब जेलिस कहते हैं या फिर सी वॉलनट्स कहते हैं, आर फैसिनेटिंग मेराइन इनवर्टिब्रेट्स, यानी ये मेराइन इकोसिस्टम में रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। टीनोफोरास के पास लैक ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। क्यों होता है इसकी बात सुनेंगे। पहले हमने बोला डिफ्यूज नर्व नेट है, पर क्यों लैक है ये भी बताते हैं। इनके पास लैक ऑफ नर्वस सिस्टम है, येट दे डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेस। फिर भी टीनोफोरास कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स और कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस को क्रिएट करते हैं। नर्वस सिस्टम के लैक होने के बावजूद भी इनके अंदर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो होते हैं। इनकी सिमेट्री और बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है? टीनोफोरास एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, मीनिंग any plane passing through their central axis divided them into identical halves. ध्यान सुनिए, रेडियल एंड बायरेडियल। टीनोफोरा एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर आपको रेडियल और बायरेडियल सिमेट्री दोनों ही दिखाई देगी, बट हमने डिफरेंस टेबल में तो सिर्फ बायरेडियल बोला था। वो क्यों बोला था? उसका रीजन ये है, जब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, किसके बीच में? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरास के बीच में, तब हम रेडियल सिमेट्री को ना लेकर हम हमेशा बात करेंगे बाय रेडियल सिमेट्री के साथ, क्योंकि जो सीलेंट्रेटास होते हैं उनके अंदर तो रेडियल सिमेट्री शो होती है, लेकिन
टीनोफोरास के अंदर रेडियल और बायरेडियल दोनों ही सिमेट्री देखी जाती है। इसी रीजन की वजह से डिफरेंस के टाइम पर हम बायरेडियल सिमेट्री के वर्सेस में रखते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, आई होप इतना क्लियर। यानी टीनोफोरास के पास कौन कौन से सिमेट्रीज है, रेडियल भी और बायरेडियल सिमेट्री भी। देयर बॉडी हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी के पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनकी बॉडी टिश्यू से बनी हुई है, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, इसीलिए इनके पास क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन विद सेल अरेंज्ड इनटू टिश्यू, जिसमें अंदर सेल्स अरेंज हुई है, ग्रुप हुई है टू मेक अ टिश्यू। ठीक है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, यहां बॉडी पर अभी मैं बता रही थी ना, देखो 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट है इनकी बॉडी के सरफेस पर, वो भी कैसी है, सीलिएटेड है, सीलियास प्रेजेंट है, एंड इन लोकोमोशन, जो कि हेल्प करती हैं, एड करती हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं स्पॉन्जेस से किस तरह अलग है। अनलाइक स्पॉन्जेस जिनके पास लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं, यानी लूज सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सीलेंट्रेट्स जिनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, टीनोफोरा हैव अ मोर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ सेल। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए बिटवीन सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, तो सीलेंट्रेट्स के पास भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और टीनोफोरास के पास भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बट दोनों में फर्क क्या है, टीनोफोरास का टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी एज कंपेयर टू सीलेंट्रेटा, टीनोफोरास हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज एंड बिहेवियर, जिसकी वजह से इन्हें अलग कैटेगरी में किया गया था। यानी आपको यहां से भी एक रीजन मिल गया इन दोनों के फाइलम को अलग अलग करने का। ठीक है, देन बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन की। न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और लोकोमोट कैसे करते हैं। टीनोफोरास फीड ऑन प्रे यूजिंग बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ध्यान से सुनिए, टीनोफोरास अपने प्रे पर फीड करते हैं, यानी ये शिकार करते हैं, अपने शिकार पर अपने शिकार किए गए फूड पर ये डिपेंडेंट है, एंड इनका जो डाइजेशन है, यानी न्यूट्रिशन इनटेक का जो मोड है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रासेलुलर भी है, दोनों ही मोड यूज कर सकते हैं। देन बात करते हैं देयर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इज द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट्स विद द सीलिया। इनका जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो है इनके पास प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट्स, यानी ये रोज, इन रोज को, रो मतलब ये जो कॉलम्स बन जाते हैं, कॉलम में रोज बन जाते हैं, इनकी वजह से इनके पास एक खासियत है कि ये अलग हो जाते हैं आपकी कैटेगरी सीलेंट्रेटा से। और इन कॉम्प्लेट्स के पास सीलिया प्रेजेंट है, यानी कॉम्प्लेट्स भी कैसे बनी हुई है, सीलिया की मदद से, इनके पास भी सीलिया प्रेजेंट है, विच दे यूज फॉर मूवमेंट, जिसे ये यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। किसके लिए, मूवमेंट के लिए, यानी इनके मूवमेंट का काम तो सीलिया संभाल लेती है, इतना तो यहाँ पर कंफर्म है। न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों ही। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इनकी बॉडी कंसिस्ट करती है 2 सेल लेयर एंड आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्म, यानी इनकी बॉडी सरफेस की अगर बात करी जाए तो आउटर लेयर इनके पास प्रेजेंट है एपिडर्मिस, और इनर लेयर प्रेजेंट होगी, अगर मैं इनसाइड ऑफ द सेल बनाऊं तो इनकी जो इनर बॉडी लाइनिंग होगी, इनर बॉडी लेयर होगी, उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म। इतना क्लियर, ठीक। आगे चलिए, टीनोफोरास जिसके बारे में हम अब तक बोलते आ रहे हैं कि इन्हें कॉमनली हम कॉम्ब जेलीज बोलते हैं, इनके पास एक नर्वस सिस्टम है। अब दोनों बात बार बार थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे कि है या नहीं। इनके पास नर्वस सिस्टम बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, जिससे बिल्कुल बना हुआ वेल डेवलप्ड वेल वर्किंग जो नर्वस सिस्टम है वो नहीं है, यानी ब्रेन नहीं है, इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक है, बट स्टिल इनके बिहेवियर्स एंड इनके रिस्पॉन्सेज कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम करते हैं। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि इनके पास नर्वस सिस्टम है, बट दे डू नॉट हैव एनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस नहीं है, यानी ब्रेन नहीं है, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है जो सारी की सारी सिग्नल्स को अपने तक लाएगा, फिर अपने अंदर उसको कोड किया, अपने अंदर जाना कि क्या है, कहाँ क्या प्रोवाइड कराना है, और देन उसके बाद रिस्पॉन्सेज को भेजा। नहीं, दे हैव डिफ्यूज्ड नर्व नेट, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि इनके पास नर्वस सिस्टम तो है बट दे डू नॉट हैव एनी ब्रेन स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो एक बात के लिए ये कहना कि इनके पास नर्वस सिस्टम है या नहीं है, दोनों ही अपनी जगह पर ठीक माने जाते हैं। अगर है कहते हो तो प्रूफ कैसे करना पड़ेगा, दे हैव डिफ्यूज नर्व नेट। अगर नहीं कहते हो तो भी क्या कहोगे कि बिकॉज दे हैव डिफ्यूज नर्व नेट, इसी वजह से इनके पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं है जो पूरे के पूरे न्यूरल सिस्टम को सपोर्ट करे, यानी इनके पास ब्रेन नहीं है। देन आगे बात करते हैं, बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन द मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल, लेकिन ये अलग है जो हम देखते हैं मोर कॉम्प्लेक्स वाले एनिमल्स में से। दे हैव अ डिफ्यूज नर्व नेट, इनके पास डिफ्यूज नर्व नेट है इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज्ड ब्रेन। सेंट्रलाइज्ड ब्रेन के अलावा इनके पास एक डिफ्यूज नर्व नेट है। दिस नेट हेल्प्स देम परफॉर्म बेसिक फंक्शंस लाइक स्विमिंग, और ये जो इनका नर्व नेट है ये इनके बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जैसे कि स्विमिंग एंड कैचिंग प्रे, यानी तैरना और अपने खाने को पकड़ना, यानी अपने प्रे को पकड़ना। इनके जीने के लिए इन्हें क्या चाहिए, पूरे टाइम मेराइन लेवल पर इनको तैरना, यानी पानी के अंदर तैरना है, और अपने प्रे को कैप्चर करना है अपने फूड को पाने के लिए, यानी अपने न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए। सो वाइल दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर नर्वस सिस्टम, इनके पास प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है like humans or other animals, they do have a sort of a basic one, यानी इनके पास प्रॉपर नर्वस सिस्टम तो नहीं है ह्यूमंस और अदर वेल डेवलप्ड एनिमल्स के जैसे, बट इनके पास एक बेसिक वन सा है जो कि कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस को क्रिएट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को शो करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो खत्म हुई कि इनके पास है या नहीं है, नहीं है बट फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी शो होती है। ठीक है, Ctenophorans have a network of interconnected nerve cells spread throughout their bodies. Ctenophorans के पास जो नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड नर्व सेल्स का, वो नर्व सेल्स पूरी की पूरी बॉडी में क्या रखी है, स्प्रेड हो रखी है, फैल रखी है, एक पूरी की पूरी बॉडी में अपना जाल बना रखा है। ठीक है, There are no central ganglia और ब्रेन स्ट्रक्चर, शुरू से बोलती आई हूँ इनके पास कोई सेंट्रल गैंग्लिया या सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, यानी ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। This system allows ctenophorans to coordinate their movements, particularly the beating of their ciliary comb rows, which they use for locomotion. यानी ये जो सिस्टम है पूरा इनका नर्व सिस्टम, नर्व नेट है, ये इन्हें अलाउ करता है कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, किस किस चीज पे, मूवमेंट को, और साथ साथ में particularly the beating of their ciliary comb rows, यानी इनके जो ciliary comb rows है उनको भी साथ साथ में बीट करने के लिए, which they use for locomotion, जो कि यूज करते हैं अपने लोकोमोशन के लिए। It also help them to respond to the external stimuli. External stimuli यानी external जो environment इनके आसपास प्रेजेंट है उसके खिलाफ इनके अंदर किस तरह से रिस्पॉन्स क्रिएट होगा वो भी कौन डिसाइड करेगा, इनका नर्व नेट, जो कि कैसा है, डिफ्यूज्ड। यानी डिफ्यूज नर्व नेट बहुत ज्यादा मदद करता है इनकी बॉडी में, इन्हें सपोर्ट करता है अच्छे से सर्वाइवल के लिए, अपने फूड को पकड़ने के लिए, यानी अपने प्रे को पकड़ने के लिए, और साथ ही साथ अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर। कुछ इस तरह से इनका नर्व नेट बन जाता है डिफ्यूज फॉर्म में। ठीक है, बट दे डू नॉट हैव ब्रेन, पहले से बोलती आ रही हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास टीनोफोरा का एनिमल दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पर नीचे की तरफ आपको इसका माउथ दिखाई देगा, कुछ सर्कुलर सा, और वो भी डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, लेकिन सर्कुलर माउथ। दूसरा, इनकी बॉडी पर आपको ये छोटे 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 कॉम्ब रोज दिखाई देंगे, इन्हीं कॉम्ब रोज को हम कॉम्ब प्लेट्स भी बोलते हैं। ठीक, टोटल 8 कॉम्ब रोज होते हैं। ठीक, फिर इनके पास साथ ही साथ प्रेजेंट होते हैं 2 टेंटिकल्स। कितने टेंटिकल्स? 2 टेंटिकल्स, कुछ इस तरह से और इस तरह से। इन टेंटिकल्स के ऊपर ढेर सारी सीलियास प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती हैं टू मूव करने के लिए। ठीक है, सीलियास की प्रेजेंस की वजह से ही क्या करते हैं, अच्छे से मूव कर पाते हैं। और इनके कॉम्ब रोज यानी कॉम्ब प्लेट्स पर भी सीलिया प्रेजेंट होती है। फिर इनके पास अंदर की तरफ इनका स्टमक सिस्टम है। ठीक है, स्टमक सिस्टम यानी इनकी वो डाइजेशन का वो पार्ट जो कि हेल्प करता है इनके डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए एंड देन एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, और एनल पोर्स बिल्कुल अपोजिट है माउथ के, यानी माउथ डाउनवर्ड है लेकिन एनल पोर्स ऊपर की तरफ है। ठीक है,
और ऐसे इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अब बात करते हैं कुछ खास यूनिक फीचर्स की बात करी थी हमने, जो कि सीलेंट्रेटा में भी पाए जाते हैं और किस में पाए जाते हैं, साथ साथ में टिनोफोराज में भी। सबसे पहला कोलोब्लास्ट। जब हम बात कर रहे थे सीलेंट्रेटास की, तो सीलेंट्रेटास के पास क्या थी, नीडोसाइट्स। सीलेंट्रेटास के पास क्या थी आपके, नीडोसाइट्स। बट जब हम बात कर रहे हैं टिनोफोरास की, तो इनके पास क्या होती है, कोलोब्लास्ट। अब दोनों में डिफरेंस, ठीक है। कोलोब्लास्ट, अनलाइक जेलीफिश, टिनोफोरास लैक ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। यानी जेलीफिश की तरह टिनोफोरास के पास स्टिंगिंग सेल्स तो नहीं होती, जिन्हें हम नेमेटोसाइट्स भी बोलते हैं, वो तो नहीं होती, बट स्टिल कैप्चर प्रे यूजिंग स्टिकी कोलोब्लास्ट। लेकिन तब भी ये अपने टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट स्टिकी कोलोब्लास्ट, स्टिकी मतलब चिपचिपे कोलोब्लास्ट की मदद से अपने प्रे को कैप्चर कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, देखिए देखिए, ये रहा आपका टिनोफोरा, ठीक, सर्कुलर बॉडी फॉर्म, ज्यादा सर्कुलर बना दिया कुछ इस तरीके से। ये इसका माउथ रीजन, ठीक, माउथ रीजन, ठीक। ऊपर की तरफ इसके एनल पोर, एनल पोर, ये हो गया। इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट थी, कॉम्ब रोज, ठीक है, ये हो गई कॉम्ब रोज या कॉम्ब प्लेट्स, ठीक। इन कॉम्प्लेट्स पे क्या होते हैं, सीलियास होते हैं, छोटे 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 ढेर सारे सीलियास होते हैं। फिर एक चीज हमने बात करी, इनके पास दो टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, दो टेंटिकल्स। टेंटिकल्स को थोड़े अच्छे से रंग से बनाते हैं। इनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन टेंटिकल्स के पास भी क्या प्रेजेंट होती है, सीलियास प्रेजेंट होती है, ढेर सारी सीलियास प्रेजेंट होती है, जो कि इन्हें हेल्प करती है मूव करने के लिए, ठीक है। ये इनके बॉडी पे क्या हो गई, सीलिया प्रेजेंट हो गई, दोनों ही टेंटिकल्स पे सीलिया भी प्रेजेंट हो गई। इन्हीं टेंटिकल्स पे एक खास तरह की स्टिकिंग सेल होती है, स्टिकी सेल, जिसे हम बोलते हैं कोलोब्लास्ट। इन्हीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलोब्लास्ट। और ये कोलोब्लास्ट चिपचिपे होते हैं, जिसकी वजह से प्रे यहीं पर इनकी चिपचिपाहट की वजह से ही अटक जाता है, यानी यहीं पर पकड़ा जाता है, और इसी की मदद से ये अपने शिकार को पकड़कर अपने लिए फूड गेन करते हैं, यानी अपना पेट भरते हैं। ये जो स्टिकी सेल्स मैंने बनाई हैं, इन स्टिकी सेल्स को हम बोलते हैं कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट। होप इतना क्लियर हो गया, ठीक है। क्या बात करी हमने कि इनके पास प्रेजेंट थे कोलोब्लास्ट, जो कि कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, वो भी कहाँ प्रेजेंट है, इनके टेंटिकल्स के ऊपर, ठीक। देन बात करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस और उसकी सुंदरता के बारे में, यानी ब्यूटी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में। मैनी टिनोफोरास आर बायोल्यूमिनेसेंट, यानी बहुत सारे टिनोफोरास ऐसे हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर लाइट एमिट कर सकते हैं। अब लाइट एमिट करने का ये मतलब है, इनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और जैसा पिगमेंट वैसे ही लाइट एमिटिंग शो होगी। सपोज अगर ज़ेंथोफिल है तो रेड लाइट शो होगी, जैसे जैसे पिगमेंट्स वैसे वैसे लाइटनिंग शो होती रहेगी, ठीक है। एमिटिंग अ मेस्मराइजिंग ग्लो इन द डार्क ओशन डेप्थ, और जब ये अपनी बॉडी से लाइट एमिट करते हैं, तो वो जो ओशन होता है ना, वो इतना सुंदर, इतना अच्छा दिखाई देता है, इतना मेस्मराइजिंग दिखाई देता है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा ये माना जाता है कि ये अच्छे हैं पानी के एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, डेप्थ के एनवायरनमेंट को, जो अंधेरे से भरा होगा उस एनवायरनमेंट को भी सुंदर बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही हेल्प करते हैं उस ओशन को हम और भी ज्यादा हमारे मन को और भी ज्यादा क्यूरियस बनाने के लिए, कि हम उस ओशन की तरफ क्यूरियोसिटी से आगे बढ़े, और भी जानवरों को देखें, जाने, परखें और समझें, ठीक है, और भी ज्यादा हम खोज करते रहें, ठीक। देयर इज इरिडिसेंट
कलर्स एंड डेलिकेटेड स्ट्रक्चर्स, इनके जो कलर्स हैं और इनके जो डेलिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, मेक देम एन्चेंटिंग इनहैबिटेंट्स, इन्हें इतना सुंदर बनाते हैं कि बार बार हमें इन्हें देखने का मन करता है। बार बार ये जो एन्चेंटिंग वर्ड है, ये कहते हैं कि बिल्कुल इतना सुंदर होता है जो कि ओशन को इनहांस कर देता है और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है हमें। ठीक है, एक नॉर्मल ओशन की बात सोचे कि काफी गहराई में चले गए तो गहराई मतलब अंधेरा, बट उस चीज को हटाकर जब हम इन एनिमल्स के बारे में सोचते हैं कि इनकी पास जो इतनी खासियत है, वो उस ओशन को और भी ज्यादा सुंदर बना देते हैं, वो जो एनवायरमेंट होता है उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है मैजिकल एनवायरमेंट वहां पर बना हुआ है। एन्चेंटिंग इनहैबिटेंट ऑफ मेराइन इकोसिस्टम, यानी वो मेराइन इकोसिस्टम ऐसा बन जाता है थोड़ा सा मैजिकल, अच्छा लिखने वाला, अट्रैक्टिव। ठीक है, देन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पहले ही बताया इनके पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हर्माफ्रोडाइटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी हर्माफ्रोडिटिज्म। Most ctenophores are hermaphrodites, meaning they have both male and female reproductive organs. इसका मतलब इनकी बॉडी के अंदर, मोस्टली ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कुछ बायसेक्सुअल, जब दोनों ही ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। दे कैन प्रोड्यूस बोथ एग्स एंड स्पर्म्स, यानी ये दोनों ही गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट एग और स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी वजह से इनके अंदर क्या देखा जाता है, मोस्टली हर्माफ्रोडिटिज्म। ठीक है, गोनैड्स, देयर गोनैड्स डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म, इनके जो गोनैड्स होते हैं वो एंडोडर्म से डेवलप है एज बैंड्स विद इन द मेरिडोनियल कैनाल्स, और बैंड्स बने हुए हैं किसके साथ में, विद इन द मेरिडोनियल कैनाल्स ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम का जो कैनाल है मेरिडोनियल कैनाल, उसी कैनाल के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है इनके पास, एंडोडर्म के बैंड्स बने हैं, जो गोनैड्स बने हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल मोड। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि टीनोफोराज में प्राइमरली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बहुत मतलब कहते हैं ना शुरुआती जो दौर होता है ना, उसमें ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दे रिलीज एग्स एंड स्पर्म्स इनटू द वाटर, ये वाटर के अंदर एग्स और स्पर्म्स को रिलीज कर देते हैं। एंड वेयर द फर्टिलाइजेशन अकर, यानी इनका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी वाटर के अंदर हो रहा है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है, ना कि इंटरनल बॉडी के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इंटरेस्टिंगली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन द टीनोफोर्स, यानी टीनोफोर्स के पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। ध्यान से सुनिए, बात कर रहे हैं जब हम लोग रिप्रोडक्शन की, तो मोस्टली इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर्माफ्रोडिटिज्म देखी जाती है, यानी बायसेक्सुअल मोड देखा जाता है। ठीक है, और अगर सेक्सुअल मोड की बात करें तो सेक्सुअल मोड के अंदर ये एग्स और स्पर्म्स को रिलीज कर देते हैं पानी के अंदर, और देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनके एग्स एंड स्पर्म्स का। ठीक है, लेकिन इनके पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, यानी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एब्सेंस है। देन छोटा सा डिस्क्रिप्शन लेते हैं अबाउट द टीनोफोर्स। ठीक है, टीनोफोर्स जिन्हें हमने क्या बोला था, कॉमनली कॉमजेलिस बोला था, आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये कैसे हैं, मेराइन एनिमल्स हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द देयर जेलेटिनस बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो जेलेटिनस शीट से कवर है। डिस्टिंक्टिव कॉम्ब लाइक सीलिया यूज्ड, इनके पास क्या है, डिस्टिंक्टिव अलग अलग कॉम्ब लाइक सीलियाज यूज्ड होते हैं स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए। दे एग्जिबिट बायरेडियल सिमेट्री, इनकी बॉडी में बायरेडियल सिमेट्री देखी जाती है। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पोजेसिंग एन आउटर एक्टोडर्म एंड एन इनर एंडोडर्म, इनके पास डिप्लोब्लास्टिक में क्या बोला जाता है कि एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, बट साथ साथ में इनके पास मीजोजीलिया लेयर भी प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। टीनोफोर्स आर नोन फॉर देयर यूनिक मेथड ऑफ कैप्चरिंग प्रे, टीनोफोर्स ज्यादातर जाने जाते हैं अपने यूनिक मेथड की वजह से, वो भी किस चीज के लिए, कैप्चर करने के लिए, किसको, प्रे को। ये कैसे प्रे को कैप्चर करते हैं, स्पेशलाइज्ड स्टिकी सेल्स की मदद से, जिन्हें हम कोलोब्लास्ट बोलते हैं, और ये कोलोब्लास्ट कैसे स्टिकी है, जिनके अंदर इनका प्रे फंस जाता है, देन ये इसको खाते हैं। ठीक है, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वाइल दे रिजेंबल्स निडेरियंस, फिर भी कैसे रिजेंबल करते हैं लोग, निडेरियंस जैसे रिजेंबल करते हैं। दे लैक स्टिंगिंग सेल्स, देखो जो सीलेंट्रेटास होते हैं, निडेरियंस होते हैं, उनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, लेकिन टीनोफोरास के पास स्टिंगिंग सेल्स नहीं होते। एंड देयर बायोल्यूमिनेसेंस एंड इरडिसेंट मेक्स देम फैसिनेटिंग क्रिएचर, और इनकी जो
लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी है या लाइट एमिटिंग कैरेक्टर है, और इनका जो डिसेंट कलर है, बिखरा बिखरा सा कलर है जो पूरे ओशन में फैल जाता है, उस कलर की वजह से ही ये लोग फैसिनेटिंग क्रिएचर माने जाते हैं मेराइन इकोसिस्टम के या ओशियंस के, ठीक है। टीनोफोर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेराइन इकोसिस्टम। टीनोफोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे मेराइन इकोसिस्टम का, सर्विंग बोथ फूड एंड प्रेडेटर एंड प्रे। ये दोनों ही चीजों को प्रोवाइड करते हैं, यानी अपने खुद प्रेडेटर बनकर दूसरे प्रे पर फीड करते हैं और खुद किसी और का प्रे बनकर एनवायरनमेंट को अपनी बॉडी सर्व करते हैं, यानी ये दोनों का ही काम कर रहे हैं। एक तरफ से ये प्रेडेटर भी है और एक तरफ से ये प्रे भी है। इनसे बड़े हार्मफुल एनिमल्स के लिए ये प्रे है और इनसे छोटे थोड़े कमजोर एनिमल्स के लिए क्या है, प्रेडेटर है, ठीक है। यानी ये दोनों चीजों में देखे जाते हैं। डायग्राम हमने अच्छे से समझ लिया था कि क्या क्या प्रेजेंट है। ये इनके पास 8 सिलिएटेड कॉम्ब्रेज या कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है और पूरे का नाम क्या है, कॉम्ब जेलीज है। कॉम्ब क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनके पास जो टेंटिकल्स है और जो कॉम्ब्रोज है उनके ऊपर सीलियास प्रेजेंट है, जिनकी वजह से इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कॉम्ब की तरह दिखाई देते हैं, इसी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, कॉम्ब रोज। इनके टेंटिकल्स पर स्टिकी कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि कैप्चर करने का काम आते हैं प्रे को। साथ ही साथ इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनका ओपनिंग, माउथ का ओपनिंग अलग है और एनल ओपनिंग अलग है, दोनों ही अलग अलग पोल्स पर प्रेजेंट है। फिर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया, ये भी पता चल गया। साथ ही साथ ये बता देता ना, इनके पास 8 सीलेटेड कॉम्प्लेट्स है, ठीक। और इनका जो नाम है वो कॉमनली कॉम्ब जेलीज या फिर सी वॉलनट्स है। ये सी वॉलनट्स की तरह दिखाई देते हैं। इनके पास सिमेट्री के बेस पर बात की जाए तो रेडियल और बायरेडियल दोनों प्रेजेंट है, बट जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो इनके पास बायरेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। हम मोस्टली बायरेडियल एज्यूम करते हैं इन्हें। देन इनके एग्जांपल्स की बात करें तो टीनोफोरास के कॉमनली एग्जांपल्स होते हैं प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। टीनोप्लाना इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ टीनोफोरा बिकॉज नाम सेम है, बच्चों को जल्दी याद रहेगा। टीनोप्लाना याद रखोगे बाकी नाम खुद ही याद आ जाएगा। एक टीनोप्लाना, दूसरा प्लूरोब्रैकिया, ये एग्जांपल्स हैं इस फाइलम के। अब कुछ बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इस फाइलम के बारे में जो भी मेजर चीजें हमने अभी तक डिस्कस की है उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इन्हें कॉम्ब होल्डर बोला जाता है बट नॉन स्टिंगिंग जेलीज। कॉम्ब होल्डर मतलब क्योंकि इनका जो टेंटिकल्स है और जो इनके प्लेट्स होती हैं, कॉम्प्लेट्स होती हैं, उन पर सीलियास प्रेजेंट होती है जो कि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को रिजेंबल करती है, इसी वजह से इन्हें कॉम्ब होल्डर बोला जाता है। और इनके पास कोई स्टिंगिंग सेल्स नहीं होती सिलेंट्रेटास की तरह, इसी वजह से इनको नॉन स्टिंगिंग जेलीज बोला जाता है। ये भी जेलीज लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रांसपेरेंसी शो करती है, बट लाइट एमिट करने की वजह से ये बहुत ज्यादा कलरफुल क्रिएचर दिखाई देते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्पीशीज इन दिस फाइलम अफेक्ट ह्यूमंस इन मैनी वेज। जो ये स्पीशीज है इस फाइलम की वो ह्यूमंस को बहुत ज्यादा वेज में अफेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ग्रेटली कंट्रोल द प्लैंक्टन्स पॉपुलेशन अंडर वाटर। ये प्लैंक्टन्स यानी प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस या प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम के जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। दे फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं, सॉरी, प्लैंक्टन्स की जो मतलब पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करेंगे क्योंकि ये कैप्चर करेंगे अपने प्रे को तो अपना खाना बनाएंगे, साथ साथ में जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी नहीं, कंट्रोल वे में रहेगी, ठीक है। वाटर के अंदर दे ऑल्सो मेक ब्यूटीफुल साइट्स। ये ना बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे दृश्य बनाते हैं, बहुत अच्छे पिक्चर्स बनाते हैं। पिक्चर समझते हो, मतलब कि इनको देखने में हमें बहुत मजा आता है क्योंकि इनका जो कलर एमिटिंग पावर है या कलर एमिटिंग जो इनके पास फीचर है स्पेशल, वो एनवायरनमेंट को इतना सूदिंग, इतना मेस्मराइजिंग बनाता है कि जिसकी वजह से हमें वो जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ह्यूमन को एक्चुअली मन भाने वाला लगता है, ठीक है। साइट्स फॉर पीपल टू लुक एट व्हेन दे गो डाइविंग और स्नॉर्कलिंग। जब इंसान मतलब जब हम लोग इसे डाइविंग के लिए जाते हैं ना, तो डाइविंग के टाइम पर अगर हम इन्हें देखते हैं तो हमें हमारे लिए एक यादगार पल बन जाएगा क्योंकि इनकी जो लाइट एमिटिंग पावर है या लाइट एमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज्यादा यूनिक है और उसे देखना मतलब बहुत एक सुंदर और मेस्मराइजिंग चीज को देखना है, ठीक है। फाइनली दे रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन पेलाजिक ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफॉर्मेशन। ये पेलाजिक ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इनका इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर। इस फाइलम के बारे में बात करें तो इनके पास ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोर देन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम स्पॉन्जेस, ठीक है। ये लिव करते हैं ओशन में यानी मैराइन इकोसिस्टम में रहते हैं। इंक्लूड्स 100 स्पीशीज। इनके पास 100 से भी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है। इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेडियल और बाय रेडियल सिमेट्रिकल, बाय रेडियल
सिमेट्रिकल। एपिकल्स ऑर्गन प्रेजेंट है, कोलोब्लास्ट प्रेजेंट है, कोलोब्लास्ट यानी स्टिकी सेल्स प्रेजेंट है जो कि इनको हेल्प करती है टू कैप्चर द प्रे। स्टिकी सेल्स हर्माफ्रोडाइट शो करते हैं, यानी एक ही बॉडी दोनों ही गैमेट्स को बना रही है, एग और स्पर्म को बना रही है, एंड देन इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इनके पास मेड्यूसा जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि जेलीफिश का स्ट्रक्चर होता है, रिजेंबल करते हैं ऐसा, इसलिए माना जा सकता है, ठीक है। मैराइन इकोसिस्टम में रहेंगे, लिव इन प्रोटेक्टिव शेल अंटिल दे हैच, जब तक कि हैच नहीं हो जाते तब तक कि ये प्रॉपरली बड़े नहीं जाते, ये क्या रहते हैं, प्रोटेक्टिव शेल के अंदर रहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू टिश्यूज, और ये अपनी टिश्यूज के जरिए ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करते हैं। ओके, इतना क्लियर। यानी हमने टोटल पढ़ लिया कि टीनोफोरास के बारे में क्या बात थी, टीनोफोरास कैसे हैं, कैसा फाइलम है, क्या इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में, क्या इनके पास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। आई होप इतना तो क्लियर है, क्योंकि इस टीनोफोरास के फाइलम में इतना कुछ ज्यादा हार्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, जो आपकी पेपर पर आ सकती हैं, या अगर इससे आप किसी टेस्ट या एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हमने, इस पूरे वीडियो में हमने क्या तैयार किया, अभी हमने टीनोफोरास के बारे में पढ़ लिया, साथ साथ में हमने टीनोफोरास और सीलेंट्रेटा के बीच में क्या डिफरेंस था उसके बारे में बात कर लिया। यानी ओवरऑल हमने इस टीनोफोरा के फाइलम को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आगे के फाइलम्स के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका मैसेज ना देखा जाए, आपके कमेंट्स को ना देखा जाए, तो आप हमें इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं, ठीक है।